यस सर आ रही। हाँ बताइए आ रही है सर। अब बताइए कि कहाँ पर आपको दिक्कत है समझने में। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, फिर भी बताओ कि किसको समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल चीज है ये, जिसको समझ में नहीं आया उसको फिर समझाएंगे। बोलो, आगे बढ़े, या नहीं समझ में आया तो बोलो। ये सैंडविच एलाइजा है। सब लोग समझ गए? कुछ बोलते नहीं हो, जल्दी जल्दी बोलो ना। हाँ सर, नो नहीं समझ में आया तो बोलो। हाँ समझ में आया तो बोलो हाँ सर। फटाफट बोलोगे तो फटाफट आगे बढ़ेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इमोलाइजेशन ऑफ एनल फैसिलिटेट्स द सेपरेशन ऑफ द एंटीजेंस। हाँ ये तो बता दिए कि मोबिलाइजेशन से क्या फायदा हुआ। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स द एलाइजा ये। अब चूजिंग कौन सा एलाइजा आप करोगे। 4 टाइप्स ऑफ एलाइजा आर देयर। डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा। ये बता दिए आपको। डायरेक्ट एलाइजा में डायरेक्ट एंटीजन इज इमोबिलाइज्ड, उसके ऊपर फिर प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट दिए सबसे। इनडायरेक्ट एलाइजा में भी ओके, एंटीजन इज इमोबिलाइज्ड, प्राइमरी एंटीबॉडी दिए, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट दिए। ओके, सैंडविच एलाइजा भी बताया ही। कॉम्पिटिटिव छोड़ देना अभी, ये 3 समझ लो। There are 4 main types of ELIJA: direct ELIJA, indirect and sandwich and competitive. Direct ELIJA क्या है? In a direct ELIJA, the antigen is immobilized to the surface of multi-well plate and detected with an antibody specific for the antigen. The antibody is directly conjugated to HRP or other detection molecules. ये HRP जो है यही एंजाइम है, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है, HRP इन शॉर्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट एलाइजा है आपका यही वाला। Indirect ELIJA is a technique that uses a 2-step process for the detection, whereby a primary antibody specific for the antigen binds to the target and the level secondary antibody against the host species of the primary antibody binds to the primary antibody for the detection. ठीक है, यानी आपका ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये डिफरेंट स्पीसीज में रेज होगा अगेंस्ट दिस स्पीसीज, अगेंस्ट प्राइमरी एंटीबॉडी की जिस स्पीसीज का है उसके डिफरेंट स्पीसीज में रेज किया जाएगा। दिस 2 एंटीबॉडीज आर नॉर्मली। अब देखिए सैंडविच एलाइजा। सैंडविच सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर 5 नंबर का आएगा तो यही लिखोगे। एग्जाम में लंबा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले सैंडविच एलाइजा लिखोगे, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखना। Sandwich ELIJA or sandwich immunoassay is the most commonly used format. This format requires 2 antibodies specific for different epitopes of the antigen. 2 different types of antibodies. Capture antibody का स्पेसिफिसिटी एपिटोप से दूसरा है, दूसरे एपिटोप से, और डिटेक्शन एंटीबॉडी का स्पेसिफिसिटी दूसरे एपिटोप से। These 2 antibodies are normally referred to as matched antibody pairs. One of the antibody is coated on the surface of the multi-well plate and used as a capture antibody to facilitate the immobilization of the antigen. The other antibody is conjugated and facilitate the detection of the antigen. एक एंटीबॉडी इससे मैच्ड एंटीबॉडी पेयर है। मैच एंटीबॉडी पेयर का मतलब हुआ बोथ एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट the same antigen but with different epitopes, but the specificity is against the different epitope. मैच्ड पेयर है। एक भी निकल गया, जैसे एक पैर का चप्पल खो गया तो दूसरे पैर का चप्पल भी बेकार हो जाता है। तो मैच्ड पेयर अगर है, एक खराब हो गया तो दूसरा भी बेकार। ओके, सो दिस इज सैंडविच एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा छोड़ दे रहे हैं। एलाइजा का एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने से भी पढ़ लोगे, इतना अभी बता ही दिया आपको। क्या एडवांटेज? हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी हाई क्यों है?
सेंसिटिविटी हाई इसलिए है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो है, अगर बहुत ही कम अमाउंट में भी एंटीजन रहा तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के द्वारा आप अमाउंट पता लगा सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज हाई सेंसिटिविटी and high specificity. Why high specificity? Because antigen antibody interaction is itself a very specific reaction. Okay, antigen antibody against antigen A is not going to bind to the antigen 2. Okay, antigen B. So that means it is highly specific. So you can surely say that it is that amount, it is that antigen only. Suppose if you have used the antibody against antigen 1 and it is giving you the result, it means that the antigen 1 is surely present in the sample. So presence of the antigen is confirmed by the use of antibody. इसी और थोड़ा सा भी रहेगा, इसीलिए ये स्पेसिफिसिटी, इसी वजह से स्पेसिफिसिटी है. ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी वो बी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बी का एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्ट करती है. दैट इज व्हाई इट इज हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव. इट इज कॉमन फॉर एलाइजा टू डिटेक्ट एंटीजेंस एट द पिकोग्राम लेवल in a very specific manner due to the use of antibodies. High throughput. Commercial ELISA kits are normally available in a 96 well plate, but the assay can easily be adapted to 380 well plate. मतलब एक बार में 96 आदमी का कर दिए, फाइंड आउट कर सकते हैं. High throughput, easy to perform. Protocols are easy to follow and involve little hands-on time. प्रोटोकॉल क्या हुआ इसका अभी डिस्कस किए ब्रीफली. ब्लड आइसोलेट किए, सीरम निकाले, सीरम को इनोकुलेट कर दिए. ओके, अगर हम सैंडविच एलाइजा कर रहे हैं तो सैंडविच एलाइजा से ही देखते हैं. सीरम को हम डाल दिए, ये हमारे पास पहले से था, 1 प्लेट पहले से था विद कैप्चर एंटीबॉडी. वी एडेड द सीरम, डायरेक्टली सीरम ऐड कर दिए. यहाँ पर सीरम में जो हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट था वो बाइंड कर गया. बाकी जो अदर एंटीजन्स थे जो हमारे इंटरेस्ट के नहीं थे वो कहाँ होंगे, यहाँ नीचे होंगे, इधर उधर पड़े होंगे पूरा इसमें. वो हम वॉश कर दिए, उसके बाद अच्छे से धो दिए. धोने के बाद क्या हुआ, जो इधर उधर थे अनबाउंड फॉर्म में थे वो सब निकल गए, जो बाउंड थे वही बच गए. उसके बाद हम फिर लेवल्ड एंटीबॉडी ऐड किए. लेवल एंटीबॉडी ऐड किए तो क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो एक्सेस एंटीबॉडी हर बार ऐड हो रहा है. ठीक है, एक्सेस ऐड हो रहा है तो उसमें से जितना बाइंड कर सकता है बाइंड कर जाएगा, कुछ जिसको बाइंड करने के लिए नहीं मिलेगा वो बच भी जाएगा. फिर हम इसको वॉश कर देंगे तो बचा हुआ ये निकल जाएगा. अगर ये बचा हुआ रह गया अनबाउंड तो आपको फॉल्स रिजल्ट दे देगा ना, क्योंकि वो भी कलर डेवलप कर देगा, क्योंकि उसके पास भी एंजाइम है. तो हमारे पास सिर्फ बाउंड फॉर्म में ही एंजाइम चाहिए. इसीलिए हर बार इसको आप देख रहे हैं कि सबको इमोबिलाइज किया जा रहा है और वॉश किया जा रहा है जो इमोबिलाइज नहीं है. तो बाउंड फॉर्म में है यहाँ पर एंजाइम, और बाउंड फॉर्म में है. फिर आप जब सबस्ट्रेट दिए तो कलर प्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद मशीन से रीड कर लिए. यही इसका सिंपल प्रोसीजर है. तो इजी टू परफॉर्म. हाँ, मशीन का कॉस्ट होता है लाखों में, करोड़ों में नहीं होता, लाखों में होता है. पहले वाला सब मशीन करोड़ों में था, ये भी. बट इसका जो प्लेट है, रिएजेंट है, एंटीबॉडी है, ये सब कॉस्टली होता है, इसका रिएजेंट केमिकल्स, क्योंकि मशीन सस्ता है. क्वांटिटेटिव, इट कैन बी डिटरमाइन, you can determine the concentration of the antigen in sample. Quantitative है, possibility to test various sample types, serum, plasma, cellular, tissue extract, urine, saliva among others. क्योंकि एंटीजन तो सब जगह है. अगर एंटीजन आप टेस्ट कर रहे हो तो एंटीजन इज प्रेजेंट इन सीरम, प्लाज्मा, कोई टिश्यू का होमोजिनेट से भी, या यूरिन में. जैसे आप प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट, ये सब क्या है, कभी सोचे हो क्या है वो बेसिकली? या ये सब जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स जो है, जैसे कोरोना का जो किट है या मलेरिया का किट है, डेंगू का किट है, देखे होगे छोटा सा कैसेट जैसा रहता है, उसमें लाइन आता है. प्रेगनेंसी का किट होता है, उसमें लाइन आता है. क्या है प्रेगनेंसी का किट? सैंडविच एलाइजा है वो. ठीक है, वहां पर एंटीबॉडी पहले से है अगेंस्ट कौन? CH हार्मोन होता है ना, गोनाडोट्रोपिन, वो पहले से वहां पर है. जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, हार्मोन जो है स्टार्ट्स अपीयरिंग इन द यूरिन.
ओके, तो कैप्चर एंटीबॉडी वहां पहले से है, उस प्रेगा न्यूज स्ट्रिप में लगा हुआ, ये कॉमर्शियली लगा हुआ, 50 रुपए हम खरीद के लगाया, कैप्चर एंटीबॉडी वहां पर है। अब आप यूरिन का 2 बूंद वहां पर डाल दिया, तो उसमें क्या है, एंटीजन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज हुआ। ओके, तो एंटीजन डाल दिए और वहां पर फिर एंटीबॉडी भी है साथ में, और दैट गिव्स द कलर। बेसिकली वो थोड़ा सा सैंडविच एलाइजा ही है, मॉडिफाइड सैंडविच एलाइजा है, ये वाला टाइप है। ओके, एक बफर भी तो डालते हो बाद में, ठीक है, मुझे याद नहीं पड़ रहा क्या क्या। प्रेगा न्यूज में पहले ये प्लेट रहता है, फिर यूरिन डालते हैं, उसके बाद कुछ केमिकल भी डालते हैं ना ऊपर से, किसी को पता नहीं होगा, अच्छा ठीक है, एक केमिकल ऐड करते हैं, उसमें आपका प्राइमरी एंटीबॉडी है। तो पहले आपका प्लेट आ गया, यूरिन डाले, प्राइमरी एंटीबॉडी डाले, कलर डेवलप हो गया, लाइन आ गया, तो दैट मीन्स द एंटीजन इज देयर इन दैट। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके ये रैपिड डायग्नोस्टिक किट सब बनाया गया है। सैंडविच एलाइजा, वो सब सैंडविच एलाइजा है, मिनी सैंडविच एलाइजा। यहाँ पर तो वेल है, वहां पर सिर्फ एक ही है, प्रिंसिपल वही है। इजी टू परफॉर्म प्रोटोकॉल, क्वांटिटेटिव, पॉसिबिलिटी टू टेस्ट वेरियस सैंपल, सीरम, प्लाज्मा, ये यूरिन, यूरिन से कर लिए, सलाइवा से। डिसएडवांटेज क्या है, टेम्पोररी रीडआउट्स, डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, देयरफॉर रीडआउट मस्ट बी ऑब्टेन इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन। बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन हम ऑन गोइंग डायरेक्शन में चलता ही जाएगा, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते जाएगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन है तो, ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट का अमाउंट कम होते जाएगा, लेकिन रिएक्शन जो है आगे की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं, देर आगे चलता ही जाएगा, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी उसको आप रीड आउट कर लीजिए, दैट्स व्हाई वी ऐड द स्टॉप सॉल्यूशन। तो इसको हम ओवरकम कर लेते हैं, तुरंत स्टॉप सॉल्यूशन डालें। लिमिटेड एंटीजन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिमिटेड टू द अमाउंट और प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द सैंपल। ओके, ये क्यों लिखा इस बात को पता नहीं, ये तो पता लग रहा है लिमिटेड एंटीजन इंफॉर्मेशन, तो मैं मोटा मोटी ये सब आप जान लो। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। हेलो, सो गया क्या? कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर, कौन कौन नो नो बोला है उससे अब सवाल करूंगा मैं, जो जो नो कहे हैं। कौन बोले हैं नो? कौन बोले थे नो? अब बोल नहीं रहा है। उस समय नो बोल दिया, अब नहीं बोल रहा है। बताओ, एनीबॉडी, कोई एक आदमी बताओ हमको। नेहा गौंड, बताइए क्या अंतर है यस सर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा में? What is the difference between direct and indirect ELISA? What is the difference between direct and sandwich ELISA? मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, differentiate, distinguish between direct, differentiate between direct and indirect ELISA. Direct ELISA versus indirect ELISA. तब नो सर बोल देते हो, नहीं समझ में आया, इसको रिपीट देखेगा, सबको समझ में। और कौन नो बोला था? अब छुप गए, हम उस समय देखे नहीं नाम इसका, नहीं तो उसी से हम पूछते। साक्षी, आप बता सकते हैं? सर HRP का फुल फॉर्म सर क्या बताए थे? हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। हॉर्स रेडिस, 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 रेडिस क्या होता है? मूली। हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, उसका नाम है, उस पर नाम पर मत जाओ, अंग्रेज लोग कुछ भी नाम रख देता था, जैसा दिख रहा है जैसा उस टाइप से, एंजाइम का नाम है। टीवीएस का क्या बोले थे सर?
किसका? पीबीएस? इसका फुल फॉर्म पीबीएस क्या? पीबीएस जैसे वाश हाँ, फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन। फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन, इसका पीएच 7.1 होता है। वो वॉशिंग में की हम पूरा वो डिटेल स्टेप नहीं लिखे हैं तुमको, हम ये लेक्चर के माध्यम से हम पूरा कंसेप्ट समझा देना चाहते हैं। प्रिंसिपल का हम बता दिए, टाइप, हर प्रकार के टाइप में अलग क्या क्या उसका प्रिंसिपल है। और अगर नेट वेट पर सर्च करोगे डिटेल, और इस लेक्चर को सुन करके आप लोग नोट भी बना सकते हो। जो हम स्टेप बताए मोटा मोटी, जो 4-5 स्टेप है, हर स्टेप पे वॉशिंग होता है, बस वही मेन स्टेप है 5-6, उतना भी लिख दोगे तो काम चलेगा। सुन करके के आप नोट बना लो उसका, स्टेप्स का हम लिखे नहीं यहाँ पर। ऐसे 2-3 बार सुनने के बाद ही याद हो। हाँ, याद होगा, समझ। लेकिन समझ में तो आया ना, समझ में आया ना। डायरेक्ट देखो कितना आसान है। या तो आप एंटीजन को इमोबिलाइज करा दीजिए, एंटीजन को इमोबिलाइज कराइए, फिर से रिपीट करते हैं, एंटीजन को इमोबिलाइज कराइए। ठीक है, 2 तरीका है एंटीजन को इमोबिलाइज कराने का। या तो डायरेक्टली प्लास्टिक वेल प्लेट पर इसको बाइंड करा दिए बाय ओवरनाइट इंक्यूबेशन, या हम एक कैप्चर एंटीबॉडी विच इज स्पेसिफिक टू द एंटीजन, दैट कैप्चर एंटीबॉडी विल बी इमोबिलाइज्ड फर्स्ट and then the antigen will be added to it, and then antigen will be detected by a second primary antibody which is specific to that antigen only but with different epitope है ये सैंडविच एलाइजा में। and if that detection antibody is linked to an enzyme that will give the color, if that is not linked to the enzyme, then you will add a secondary antibody which is conjugated with an enzyme, and then it will give you the color upon the addition of the substrate. तो मेन क्या करना, पहले क्या मकान बनाने के लिए सर सैंडविच में जो 2 टाइप का होता है, सर सैंडविच में 2 टाइप का होता है, वो ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? सैंडविच में 2 टाइप का हो गया एक तरह से। जैसे अब देखिए, डायरेक्टली एंटीजन को हम इमोबिलाइज कराए तो इसमें भी 2 तरीका हो गया, 1 मंजिला मकान, 2 मंजिला मकान। यहाँ पर तो डायरेक्ट है, इसमें भी 2 तरीका हो गया सैंडविच एलाइजा में। या तो डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड है यहाँ पर, या सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ है। अच्छा ये वाला होगा। अच्छा ये वाला मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ जो कंजुगेटेड है। डिटेक्शन एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ ही जब कंजुगेटेड है एंजाइम, तो क्यों? क्योंकि एक तो इसमें स्टेप कम लगा, क्योंकि पहले क्या होता था ना, ये टेक्नोलॉजी नहीं था ज्यादा लोगों के पास, क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी हम रेज किए हैं, उसके बाद फिर हम उसको कॉन्जुगेट करा रहे हैं, तो प्राइमरी एंटीबॉडी खराब हो जा रहा है, डिस्ट्रक्ट। लेकिन अब जो है ये सब करते हैं डायरेक्ट, एक स्टेप बचा आपको। नहीं तो क्या करोगे, इसको इंक्यूबेट करने के बाद फिर वॉश करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, फिर एक रात इसको 1 घंटा 2 घंटा जो आपका इंक्यूबेशन टाइम, इसमें ओवरनाइट इंक्यूबेशन करते हैं, यहाँ पर तो ओवरनाइट है। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी कॉमर्शियली प्लेट अवेलेबल है, आपको मिल रहा है बाजार में। जब एंटीजन डाले तब हम इसको आधा घंटा 1 घंटा रखें, डिपेंड करेगा आपका प्रोटोकॉल में क्या लिखा हुआ है, कैसा है। उसके बाद वॉश किए, उसके बाद जब 3rd स्टेप पर आए, प्राइमरी एंटीबॉडी डाले, फिर 1 घंटा हम इसको रखें, फिर वॉश किए 3 बार सेकर पर। और जितना देर ये इंक्यूबेशन टाइम है, 1 घंटा यहाँ, आधा घंटा यहाँ, तो वो उतनी देर सेकर पर है। सेकर एक मशीन होती है, वो हिलते रहता है, देखे होंगे लेबोरेटरी में। उस पर सेकर पर रख दिए इस प्लेट को, तो वो सेकर हिल रहा है। सेकर हिलने की वजह से इसके अंदर जो लिक्विड है वो भी ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, मिक्स हो रहा है। 1 घंटा तक वो थोड़ा थोड़ा मिक्स होते रहा, ऐसे हिलते रहा, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी पूरा मिक्स होकर जहां भी उसको बाइंडिंग साइट मिल रहा है रैंडमली, वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के पूरा बाइंड कर जाए अच्छे से। इसलिए सेकर पर भी डालना जरूरी हो। ठीक है, तो ये मिक्स हो रहा है और बाइंड हो रहा है। फिर उसके बाद वॉश कर दिए, वॉश करने के बाद हम रीडिंग ले लेते हैं। तो इसमें एक वॉशिंग का स्टेप ऐड हो गया, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड हो गया, खर्चा बढ़ गया। तो अब एक स्टेप ऐड हुआ तो थोड़ा सा एरर भी बढ़ जाएगा, बैकग्राउंड नॉइज भी आ जाएगा। अगर यहाँ वॉशिंग अच्छा से नहीं हुआ तो ये एंजाइम जो अनबाउंड है, एंटीबॉडी जो अनबाउंड है, उसके साथ जो एंजाइम है वो फॉल्स रिजल्ट दे देगा।
तो इसकी अपेक्षा ये वाला ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन प्रिंसिपल में हो तो यही रहा है। ओके, ठीक है सलमा, सर एग्जाम में दोनों को लिखेंगे। ये एक को लिख दो ना, यही समझ लो, ये लिख दो सफिशियंट है। एग्जाम में आएगा तो बेस्ट आप जो फिगर बना लो, ये बना लो, दिस वन, एक फिगर ये बना दो, उसके बाद टाइप्स ऑफ एलाइजा में ये बता दो। तो सर ज्यादा डिटेल तो सैंडविच इलाजा के बारे में ही करेंगे ना? तो डिपेंड करेगा, दिमाग लगाओ कि एग्जाम में कौन सा लंबा क्वेश्चन है 15 नंबर का, तो पहले तो एक बार एलाइजा का प्रिंसिपल लिखो, जैसे यहाँ पर हम ये नोट इसीलिए दे दिए लंबा, जैसे एलाइजा का प्रिंसिपल एक पैराग्राफ में लिख दिए, उसके बाद एक सैंडविच एलाइजा को हम एक्सप्लेन कर दिए, और उसके बाद हम ये भी बता दिए अपार्ट फ्रॉम द सैंडविच एलाइजा देयर आर टू थ्री मोर टाइप्स ऑफ एलाइजा, दिस एलाइजा दैट एलाइजा, और एगो फोटो उसका बना दिए। पहले एगो को एक्सप्लेन कर दो, सैंडविच एलाइजा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यही यूज होता है लेबोरेटरी में, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी रिसर्च वगैरह में ज्यादा यही यूज होता है। समझे बात को? डायरेक्ट एलाइजा तब हम यूज करते हैं जब हमको एंटीबॉडी का ही मात्रा पता करना होता है, बॉडी में है कि नहीं है, तब हम एंटीजन को ही कोट कर देते हैं। सपोज करो कि किसी को कोरोना हुआ और ठीक हो गया, कोरोना से बाद में ठीक हो गया, तो अब उसका सीरम और प्लाज्मा डिमांड में है क्योंकि एंटीबॉडी है, तो हम देखना चाहते हैं कि उसके सीरम और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोरोना के, कोविड के अगेंस्ट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोविड एंटीजन को पहले से कोट कर दिए प्लेट पर, और उसका सीरम को हम लेकर इनोकुलेट कर देंगे। अब अगर बाइंड हुआ, कलर डेवलपमेंट हुआ, तो दैट मीन्स द एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। लेकिन वहां पर तो कॉन्जुगेट करेंगे नहीं, आदमी का एंटीबॉडी आप सीरम निकाल के कॉन्जुगेट करोगे नहीं, तो आपको फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी की जरूरत पड़ेगी। मतलब उस केस में आपको इनडायरेक्ट एलाइजा करना पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट को आदमी में हमको पता करना है कि उसके अंदर कोरोना का एंटीबॉडी है कि नहीं है, ठीक है, क्यों इनडायरेक्ट यूज करना पड़ेगा? क्योंकि डिटेक्शन एंटीबॉडी आप कॉन्जुगेटेड एंजाइम से कहां से लाओगे, नहीं ना ला पाओगे। एंटीजन तो आप दे दिए, कोविड का एंटीजन प्लेट में अटैच कर दिए, अब उस आदमी के ब्लड में एंटीबॉडी कोविड के अगेंस्ट है कि नहीं है, ये टेस्ट करना है हमको, फाइंड आउट करना है। तो उस आदमी का हम ब्लड लिए, उससे सीरम निकाले, उस सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है कोविड के अगेंस्ट, तो वहां पर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, दैट एंटीबॉडी इज नॉट कंजुगेटेड टू योर एचआरपी एंजाइम। ठीक है, ये हम कॉमर्शियली बाद में हम कंजुगेट करते हैं ताकि हम एलाइजा कर सकें। तो हम आदमी से आइसोलेट के, वहां तो एंजाइम के साथ नहीं लिंक है ना, एंजाइम के साथ नहीं लिंक है, तो हम यहाँ बाइंड हो गया। अब हम लाएंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि लिंक्ड होगा एंजाइम से, और सेकेंडरी एंटीबॉडी विल बी स्पेसिफिक टू द प्राइमरी एंटीबॉडी। नाउ द सेकेंडरी एंटीबॉडी विल बाइंड प्राइमरी एंटीबॉडी, और वो एंजाइम से लिंक्ड है, वो कलर दे देगा, आप पता लग जाएगा आपको कि इसमें एंटीबॉडी है कि नहीं है तो कितना है। तो डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट पर कि आपको करना क्या है, किस तरह का आपको स्टाइल चाहिए। ठीक है ना, कपड़ा सिलाने जाते हो, दर्जी को बोलते हो भाई ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो किस तरह का चाहिए, आपका डिमांड क्या है, जैसा डिमांड वैसा काम। एलाइजा में वैसा मॉडिफिकेशन करके, बेसिकली एलाइजा ही कर रहे हैं, लेकिन हम किस टाइप का एलाइजा करेंगे वो आपका डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट क्या है आपका। अब टीएसएच मेजर करना है, तो टीएसएच इज वेरी कॉमन थिंग, पूरा डायग्नोस, तो उसका ऑलरेडी प्राइमरी एंटीबॉडी कंजुगेटेड अवेलेबल है। ठीक है, उसमें हम कैप्चर एंटीबॉडी प्लेट अवेलेबल है, हम उसमें सैंडविच एलाइजा करते हैं। अब टीएसएच मेजर करना है, तो टीएसएच हम या तो आप पूरा सैंपल को लेकर के इमोबिलाइज भी उसका भी आप डायरेक्ट एलाइजा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सैंडविच एलाइजा करना ज्यादा उसके लिए आसान पड़ेगा और ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब टीएसएच को आप प्लेट में डाले, इमोबिलाइज किए, तो आपके पास टाइम थोड़े है। ब्लड से आपने सीरम निकाला, रात भर आप छोड़ोगे उसको इमोबिलाइज होने के लिए, खराब होगा ना टीएसएच एंटीजन आपका। और ये नहीं है कि टोटल 100% एंटीजन विल बाइंड टू द प्लास्टिक सरफेस, तो आप क्या करोगे, मिस आउट करो, होगा कुछ टीएसएच का लेवल,
भले आपको दे देगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा। लेवल कुछ होगा, जो बाइंड नहीं किया TSH वो वॉश आउट हो गया तो आपको थोड़ा सा कम रीडिंग मिलेगा, कम रीडिंग दिखेगा। ठीक है, तो हम उस केस में सैंडविच एलाइजा करेंगे, यानी हम एंटीबॉडी को पहले से बाइंड करा दिए, उसके बाद हम एंटीजन डालें। तो एंटीबॉडी इज आल्सो एक्सेस, पूरा एंटीबॉडी भरा हुआ है वेल के प्लास्टिक में, पूरा बाइंड किया हुआ है, तो एंटीबॉडी एक्सेस है। तो ऐसा नहीं है कि हम एंटीजन ऊपर से TSH डालेगा तो उसको बाइंडिंग के लिए जगह नहीं मिलेगा, घट जाएगा जगह, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी एक्सेस है। तो सब एंटीजन को बाइंडिंग के लिए जगह मिल जाएगा, दैट इज श्योर। यहाँ पर वो चीज नहीं हो पा रहा। आप थोड़ा अंदर में गूढ़ जाकर सोचोगे डीप में तो आपको समझ में आएगा। तो किस टाइप का एलाइजा हमको चूज करना है ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस। Capital A. समझे बात को? और कहीं किसी को प्रॉब्लम है? शताक्षी, Yes, sir. समझ में आया? जी सर। अब आपका ये पेपर यहां पर खत्म हो रहा है, समझ गए? मैंने बताया था आपको, जी सर। आपका पेपर नंबर एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन टेक्निक्स सर। हाँ हाँ राहुल, यस सर। आया? रुक जाओ, मेरे को सिलेबस निकालने दो। हाँ निकल गया आपका। अब हम स्टार्ट करेंगे, फिर से बोल देता हूं, इस पेपर में आपको ऐसा नहीं कि बस इतने में ही खत्म हो गया, आपको और पढ़ना है, आधा और बाकी है। क्या बाकी है? बायोस्टेट्स बाकी है। बायोस्टेट्स का वीडियो है मेरा ही बनाया हुआ, आप उसको जाके देखिए। यूनिट 3 और यूनिट 4 उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो 4 यूनिट इस पेपर का कवर हो जाएगा, तो बहुत बड़ा बात है। आप 100% सॉल्व कर दोगे पेपर, क्योंकि और में रहता है। ठीक है, फिर हम दूसरे पेपर पर जंप करेंगे, अगर टाइम मिल गया उसके बाद तो फिर यूनिट 5 हम लास्ट में सबसे कवर कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नहीं सर। आप लोग सेटिस्फाइड? नो सर। आप लोग सेटिस्फाइड हैं? यस सर। जी सेमेस्टर सर। पास। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में CC7 बायोकेमिस्ट्री पेपर और बायो इनर्जेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1। तो आज शाम की क्लास आपकी कैंसिल्ड है, क्योंकि थोड़ा सा एक वेबिनार है, और वो भी अपना ही वेबिनार है। दूसरा वेबिनार हम अटेंड भी उतना नहीं करते, लेकिन अपना है तो इसको अटेंड करना जरूरी है। अपना मतलब भागलपुर PG डिपार्टमेंट जो जियोलॉजी का है, TMU का, वहीं पर तो कर रहे हैं, अपने ही कलीग हैं, लोग हैं, तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो शाम तक मैं उसी में रहूंगा, फिर थोड़ा सा शाम का क्लास कैंसिल्ड है। तो ये पेपर आपका स्टार्ट होगा कब होगा? सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे को हम ये पेपर का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चले आप हम। जो नोट्स बोले थे ओके सर। बनाने के लिए वो कब तक सेंड कर देना है? नोट्स आप बोले थे ना सब मिलके ग्रुप मिलके एक यूनिट सब डिसाइड कर लो, हाँ वो हाँ, कब तक सेंड करना है? अगर सब लोग मिलके बना लोगे तो अच्छा रहेगा, जितना जल्दी बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, है ना? आप लोग बना लीजिए, ऐसा हम कोई टाइम नहीं दिए हैं कि कितना, क्योंकि देखो अभी अब खुलने से रहा डिपार्टमेंट, कोरोना बहुत फैल गया है, और परीक्षाएं भी जो हैं आप लोगों की निकट भविष्य में होने नहीं जा रही हैं, दैट्स फॉर श्योर। जब तक ये पीक नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं जो थी वो ऑल अनाउंस हो के कैंसिल हो गया, और बेचारे 5 साल से MSc में, मुझे बड़ी दया आती है उन पर। 17 और 19 का बैच है, अभी जो हमारा सेमेस्टर 4 है, पता है ना आप लोगों को?
कुछ अपने अगल बगल पता रखते हो या सिर्फ अपने ही बैच के बारे में पता रखते हो? यस सर, पता है 26 से पता है सर। हाँ, बेचारा सोचो ना, 2017 से एमएससी कर रहा है, अभी हो गया 2021, 4 साल हो गया, डबल टाइम, इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ, 2-3 बार एग्जाम कैंसिल हो चुका है। कल फिर हमको स्टूडेंट भेजा, सर 26, परसों भेजा, सर 26 को हो गया, आप फिर बहुत मजा, हमको अभी नाचो मत, फिंगर्स आर क्रॉस्ड, कुछ भी हो सकता है। 2 दिन के बाद ही भागलपुर का यूनिवर्सिटी का यही है, लेटर आज निकालेगा, 2 दिन के बाद कहेगा कैंसिल हो गया, तो निकालता ही क्यों है? लेकिन सोच समझ के निकाला नहीं, और फिर कल निकाल ही दिया, कैंसिल कर दिया। तो परीक्षाएं होने नहीं जाएंगी जब तक ये कोरोना सुधर नहीं जाता है, कुछ नहीं करने जा रही सरकार। तो आप लोगों के पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, बनाने के लिए भी बहुत टाइम है, तो अच्छा से बनाइए। सिमरन जी, सिमरन बोले थे कि समरीन बोली थी, हम इसीलिए सिमरन सर। सिमरन। समरीन कौन है? समरीन का आवाज सुनाओ, समरीन कौन है क्या समरीन? यस सर, यस सर। दोनों का फेस में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्लास में कर लेंगे, आएंगे तब। क्लास में तो देखे ही थे, बट आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन, बस नाम से, वन इज सिमरन, वन इज समरीन, ठीक है। तो आप जो है सो अच्छा से बनाइए, समझ गए, और टॉपिक को कवर कीजिए। और एक जैसे आपका ये कमिंग ट्यूसडे, अब सब दिन छुट्टी ही है, तो ट्यूसडे के बाद जो, या तो जिनका रेडी है ट्यूसडे को हमको दे दो, जिसका रेडी रहेगा तो मार्क्स वहीं पर उसी समय हम 5 नंबर दे देंगे। इस बात को आप बढ़िया से समझ लो। म्यूट कीजिए। 5 मार्क्स जो है आपका इस पर असाइनमेंट पर है, तो हर पेपर, चारों पेपर का 5-5 नंबर, तो 20 नंबर हो गया। आप ये मत समझना कि 5 में से 4, हम देखो 5 में 5 देने के लिए तैयार है, जब ये बोल रहे हैं तो आप लोग लेने के लिए क्यों नहीं तैयार हो? और उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है कि सब लोग यूनिक बनाओगे, अलग अलग बनाओगे। अलग बनाने से क्या होगा? कंपटीशन नहीं होगा। तो जो भी एक अलग रहेगा बना हुआ, ओवरलैप नहीं रहेगा, सेम टू सेम नहीं रहेगा, अलग रहेगा, तो उसमें मेरे को फुल में फुल हम 5 में 5 दे देंगे, क्योंकि बना के लाया कुछ, ठीक है। उसमें हम नहीं देखेंगे कि खराब लाया, बढ़िया से लाया। हाँ, ये नहीं कि पूछे हैं आम लिखा है इमली, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, बनाया है, यूनिक है तो फुल में फुल। अगर यूनिक नहीं है, 2 लोग एक जैसा एक ही टॉपिक पर बना के आ गए, तब हमको मजबूरन, क्योंकि टीचर है, हमको तो एक ही आंख से सबको देखना पड़ेगा, कोई पार्शलिटी तो हम कर नहीं सकते किसी के साथ, तो मजबूरन क्या वैसा ही करेंगे। जिसका अच्छा बना हुआ रहेगा उसको ज्यादा देंगे, जिसका थोड़ा कम रहेगा उसको उस हिसाब से कम देंगे। अगर सेम रहेगा तो उसी को नुकसान होगा। अब 5 में 5 मिलने का मतलब होता है 100% मार्क्स। इसी तरह से तो परसेंटेज जो लास्ट में आपका रिजल्ट होता है, परसेंटेज, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके होता है ना। मान लिया कोई उसमें 1 नंबर लूज कर दिया, 4 नंबर, सोचेगा कोई बात नहीं, 5 में 4, 1 ही नंबर तो गया। नहीं भैया, 1 नंबर नहीं गया, आप 20% लूज किए। 5 हो गया 100%, 4 हो गया 80%, 3 हो गया 60%। 1 नंबर लूज करने का मतलब 20% लूज हुआ। इसी परसेंटेज में सोचो। तो जब हम 5 में 5 देने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग यूनिक बनाइए, सब अलग अलग बना के लाइए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब बंद ही रहेगा। अच्छा है, ट्यूसडे को, अगला ट्यूसडे आपका क्लास है। अगर कोई कहता है सर हम बना के लाए हैं, 4-5 लोग एक साथ बोलो, एक पेपर कंप्लीट हो बना के, उसी दिन हम उसको नंबर भी दे देंगे। यूनिक रहा 5 में 5 दे देंगे। समझ में आया बात? तो या आप लोग एक तरह से बना लो सब लोग, और हमको बता दो। एक ही दिन हम बैठेंगे, ऑनलाइन बैठेंगे, और सबसे 1 बाय 1 हम कलेक्ट करेंगे। और एक बात और, वर्ड में बनाओगे, पीडीएफ, फोटो, और हाथ पे से लिख के फोटो खींच के भेज दिए, वो फिर मेरे लिए कोई काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें फिर हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं। हमको वर्ड में बना के दोगे तो उसमें हम सुधार करेंगे, कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, ऐड करेंगे, जो अच्छा बने तो वो स्केलेटन भेजोगे, और फिर हम उसको और लंबा खींच देंगे। तो जैसा भी हो बनाओ। समझ में आया मेरा बात? यस सर। यस सर। पॉइंट क्या नोट किए? वर्ड में बनाना है, यूनिक बनाओगे तो फुल मिल जाएगा, आपका फायदा है। 2 आदमी मिल के बनाए, देखा देखी, क्यों कहते हैं कि हम 2 लोग मिल के बनाए? वो बनाया, वो उसका देख लिया, उसका देख लिया, नहीं। इसीलिए हम प्रमोट कर रहे हैं यूनिक। सब लोग अपने मन से अलग अलग टॉपिक पर बनाओगे तो नंबर भी ज्यादा मिलेगा। और अगर कॉमन हो जाएगा तो हमको नियमबद्ध रहे हम,
जो अच्छा लिखेगा, जैसे कॉपी चेक करते हैं, जिसका अच्छा आंसर होता है उसको ज्यादा नंबर देते हैं, तो वो जिसका अच्छा रहेगा उसको ज्यादा देंगे। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक, आप लोग भिड़ जाइए, बनाइए और आपस में सलाह मशविरा कर लीजिए। इस वजह से आप लोग क्लास में इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। ये ग्रुप एक्टिव ग्रुप क्यों है, किस लिए? डिस्कशन करो तुम लोग आपस में। एक होता है डिस्कशन फोरम और एक होता है नोटिस बोर्ड। तो डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड है आपका टेलीग्राम का चैनल, वो डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड है। वो वहां पर एक तरफा कम्युनिकेशन है, यानी हम जो अनाउंसमेंट दे रहे हैं या इंफॉर्मेशन मटेरियल जो दे रहे हैं हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। वहां पर आपको कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ सुनना है, देखना है। तो नोटिस बोर्ड का काम यही होता है। आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन देता है। वन साइडेड फ्लो है। ओके, अगर कोई नोटिस बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करता है डिपार्टमेंट का नोटिस, तो वो उसको क्या माना जाता है? खराब चीज माना जाता है, उदंडता अनुशासन के अगेंस्ट माना जाता है। इसलिए नोटिस बोर्ड जो है वहां पर सिर्फ हम आपको अनाउंसमेंट करेंगे, मतलब समझ लो डिपार्टमेंट का नगारा है वो टेलीग्राम चैनल। और एक्टिव ग्रुप जो है आपका व्हाट्सएप पर, वो डिस्कशन फोरम है आपका। वहां पर आप बात करोगे, अपना प्रॉब्लम रखोगे, अपनी समस्या रखोगे, अपना जो डाउट रखोगे, नहीं समझ में आया ये वो अनट जो भी एकेडमिक से रिलेटेड, ये नहीं कि घर में हमारा खाना नहीं बना आज क्या करें, वो प्रॉब्लम के लिए नहीं है। उसके लिए आप लोग अपना अलग ग्रुप बनाइए। अपना एकेडमिक प्रॉब्लम एमएससी सेमेस्टर 2 में आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपका पॉइंट है, समस्या है या कुछ कहना है, वो सब के लिए वो डिस्कशन फोरम है। तो आप लोग क्लास में आपस में स्टूडेंट भी इंटरेक्ट कीजिए और देखिए कि मेरा टॉपिक कहीं ओवरलैप नहीं हो रहा हो। नहीं तो ओवरलैप करेगा तो दोनों को नुकसान, आप दोनों में जो बढ़िया रहेगा उसको मिलेगा ज्यादा। तो ये सब करके आपस में आप लोग कर लो। और इतने बड़े तो हो ही गए हो, टीम वर्क कर सकते हो ना। छोटे बच्चे टीम वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर में झगड़ा करने लगते हैं, कहीं दोनों करने लगते, नहीं हम। आप लोग बड़े हो, थोड़ा समझदारी से टीम वर्क को कर लीजिए, सबका फायदा है इसमें। ओके, चले हम। ओके सर। ओके सर। ओके सर। Okay, sir. जितनी भी बात मैंने बोली है, कुछ भी किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम, हम तो हमेशा वेलकम करते हैं। पर्सनली हमको मत करो व्हाट्सएप और कॉल, क्योंकि फिर पर्सनली हमारा व्हाट्सएप पॉपुलेटेड, कौन कहाँ गया हमको नहीं उतना ट्रैक रख पाते। ग्रुप में कीजिए। देखो ग्रुप में हम कम बात थोड़ी करते हैं, खूब बात करते हैं। सबके ऊपर हम टाइम देते हैं, सबको एड्रेस करते हैं। ग्रुप में बात कीजिए, एक्टिव ग्रुप है में, वहीं डिस्कशन फोरम में ग्रुप में लिखिए। और अगर कोई नहीं आ रहा तो वो भी ग्रुप में लिखे, पर्सनली मत लिखे कि हम सर नहीं आ पाएंगे, ग्रुप में लिखिए, वो बेस्ट है। और वहां पर हम खूब बात करते हैं, आपका सब बात सुनेंगे और सब बात कहेंगे। ओके, यस सर। Yes, sir. चलिए बाय बाय, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू।